हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैनेज ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादून। टुडे वी आर गोइंग टू कवर आ पार्ट 2 ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जहाँ पे हम करने वाले 10 से लेके 18 तक के क्वेश्चंस आप सभी के लिए। इससे पहले वाले जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे उसमें हमने देखा था कि कैसे घुमा घुमा के हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, है ना। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन पूछने का तरीका 3 तरीके से हमसे पूछा गया सेम कॉन्सेप्ट को। तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ रहा है कि एनसीईआरटी कैसे घुमा के हमसे क्वेश्चंस पूछता है, और ऐसी ही लैंग्वेज मुझे बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी देखने को मिलती है। सो दैट इज वाई एनसीईआरटी को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसको हम जल्दी से कवर करने वाले। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन स्टूडेंट्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो ये सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि क्यों एनसीईआरटी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो लैंग्वेज पूछा जाता है ना, वो कॉन्सेप्ट तो हम सबने पढ़ा है ना, सबने गो थ्रू किया है। दिक्कत क्या आता है कि अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो मैं अच्छे से समझ ही नहीं पाती कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। कि मुझे मैंने पढ़ा तो सब है, लेकिन लिखना क्या है ये कैसे पता चलेगा जब हम लोग ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो एनसीईआरटी उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चले आगे आगे बढ़े, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। देखो, इसका क्वेश्चन ही देखो आप, कितना घुमा के पूछा गया है। Now, will a profit maximizing firm in a competitive market produce a positive level of output in the short run if the market price is less than the, अगर market price यानी बेसिकली MR की बात हो रही है, बिकॉज पहले भी मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस, डिमांड कर्व इज ऑल्सो इक्वल्स टू प्राइस। ये तीनों चीज़ें बिल्कुल प्राइस के इक्वल रहती हैं। दैट इज वाई इसका जो कर्व रहता है इस तरीके से बनता है ना, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें जहाँ पे जो फर्म रहता है वो प्राइस टेकर होता है, मेकर नहीं। जो उसको इंडस्ट्री ने प्राइस डिसाइड किया उसको वो मानना पड़ता है। क्लियर? ओके, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर शॉर्ट रन की हम बात करें तभी हम लोग ABC की बात कर रहे हैं, और लॉन्ग रन में होता है तो LAC की हम लोग बात करते हैं, है ना। सो दैट इज वाई शॉर्ट रन की अगर हम बात करें, यानी कम समय में अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरा जो मार्केट प्राइस है इट इज लेस देन योर मिनिमम ABC, तो हमें बताना है कि उस सिचुएशन में क्या सिनेरियो बनता है। सो लेट्स सी स्टूडेंट, सबसे पहले तो इट इज मेयरली इम्पॉसिबल for profit maximizing firm to produce a positive level of output in a short run if the market price is less than the minimum of ABC. If the average variable cost is greater than the market price, then the producer will stop producing goods to avoid losses. Firms will have to incur losses if the price is less than the minimum of the average cost. अब देखो, एवरेज कॉस्ट से भी अगर आपको कम एक तरीके से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, मतलब ये तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट है ही नहीं, है ना। अगर आप खुद सोचो कि एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ा है कि जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता है मेरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ता है, ये चीज़ हमने देखी है। तभी हमारा एवीसी का जो कर्व रहता है कुछ इस तरीके से रहता है। रिमेंबर, ये हमारा एवीसी रहता है, और जहाँ पे एवीसी अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पे रहता है वहीं पे उसको एमसी कट करता है ना, वहीं पे उसको एमसी कट कर देता है। ये हमने पढ़ा है। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं मार्जिनल रेवेन्यू की बात करूँ कि सपोज मेरा मार्जिनल रेवेन्यू कुछ इस तरीके से है, तो अगर मेरा मार्जिनल रेवेन्यू यानी प्राइस की मैं बात कर रही हूँ, सो रेवेन्यू इज इवन लेस देन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मिनिमम ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी अगर मेरा रेवेन्यू जा रहा है, जैसे कि ये वाले फेज में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका फर्म तो बिल्कुल लॉसेस में जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है द फर्म विल हैव टू इनकर लॉसेस, द प्राइस इज लेस देन द मिनिमम ऑफ एवरेज कॉस्ट, राइट। अब देखो, इसका यहाँ पे हम लोग देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अभी जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि अगर मैं शॉर्ट रन की बात कर रही हूँ, अगर हम ये हमारा ये एमसी का कर्व क्या है, ठीक है, और आपको पता है कि एमसी कर्व कब कट करता है, जब मैं बात करती हूँ एवीसी मेरा मिनिमम पे हो, और इसी के ऊपर क्या होता है मेरा बेसिकली एवरेज कॉस्ट रहता है, हमारा मिनिमम पे कट करता है, ठीक है। ये मेरा मार्जिनल कॉस्ट की लाइन चली गई। अब हम जब बात कर रहे हैं हमारे प्राइस लाइन की, तो वो कुछ इस तरीके से जा रही है ना, जैसे कि आपको ये वाले ग्राफ में दिख रहा है, तो कुछ इस तरीके से जा रही है। यहाँ पे मेरा आउटपुट हो गया। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर ये वाला सिचुएशन की आप बात कर रहे हो, यहाँ पे मेरा एक मिनिमम प्राइस आप बोल रहे हो, अगर इससे कम भी मैं कमा रही हूँ तो मतलब एक तरीके से मैं लॉस में हूँ। सो दैट इज वाई आपको यहाँ पे क्या लिखा है,
It is merely impossible for a profit maximizing firm to produce positive level of output in the short run if the price is less than ABC. अगर आपका प्राइस ही मतलब एक तरीके से जो रेवेन्यू है वो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है, एटलीस्ट इनिशियली वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को तो एकदम सब लोग कवर कर भी नहीं सकते. सो वेरिएबल कॉस्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है. अगर उससे भी कम आपका आ रहा है आउटपुट, तो यार रेवेन्यू जो आपके पास जनरेट होके आ रहा है, तो मतलब ये तो पक्का लॉस वाली सिचुएशन है, इसमें प्रॉफिट वाला तो कुछ आता ही नहीं. दैट इज वाई क्या लिखा, इट इज मियरली इम्पॉसिबल फॉर अ फर्म टू अर्न प्रॉफिट अगर हम बात कर रहे हैं हमारा प्राइस इज लेस देन योर मिनिमम एबीसी. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन जल्दी. डन. इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे सभी, ये वाले पोर्शन का भी. ग्राफ्स का ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था ना कि ए बी सी ऐसा रहता है और ए सी ऐसा रहता है. ये जहाँ पे कट करता है ऐसे जाता है हमारा एम सी का कर्व, और हमारा रेवेन्यू का कुछ इस तरीके से. तो ये वाला जो पोर्शन मेरा जा रहा है ये क्या बताता है कि जब मेरा मार्जिनल रेवेन्यू या प्राइस है वो कम है किससे, हमारा इवन हमारे वेरिएबल कॉस्ट से, तो ये क्लियरली लॉस वाला सिचुएशन बता रहा है कि जो नया हमारा जो बिजनेस खुला है या बिजनेस जो हमारा चल रहा है, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर पा रहा तो मतलब वो बिल्कुल ही लॉस में जा रहा है. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका जल्दी से ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. डन. आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. विल अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, आपसे सारे सिनेरियो पूछ रहा है ना. पॉजिटिव अगर हम बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन. अब जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि लॉन्ग रन, पहले शॉर्ट रन की बात करी, अब वो आपसे पूछ रहे हैं लॉन्ग रन के केस में. सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट विल नॉट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव लेवल ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द मिनिमम ऑफ एसी, बिकॉज फ्री एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द मार्केट इन द लॉन्ग रन. जी, क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, अगर हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन का मतलब क्या रहता है कि आपके पास अच्छा खासा समय है. अगर आपका कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रहा तो लॉन्ग रन में आप यूजुअली कंपनी एग्जिट भी ले सकती है ना. सो दैट इज वाई लंबे समय तक कोई भी कंपनी ऐसी जगह काम नहीं करेगी जहाँ पे उसको बार बार लॉसेस हो रहे. बिकॉज अगर आपका जो रेवेन्यू है, आप मार्जिनल प्राइस बोल लूँ, जो मेरा प्राइस आ रहा है वो कम है किससे, मेरे एवरेज कॉस्ट से, पर यूनिट कॉस्ट से भी कम है, तो मतलब कहीं ना कहीं मेरे लिए एक लॉस वाली सिचुएशन भी चल रही, चाहे वो शॉर्ट रन हो चाहे वो मेरा लॉन्ग रन हो. Clear? So if the price is less than that of the minimum of average cost, then the firms will have to incur losses. So it doesn't matter कि वो short run है या long run है, it is going to incur losses अगर मेरा marginal revenue क्या है, it is less than your average cost या average. So you have to remember, it doesn't matter whether it is your short run or long run. ठीक है, if your marginal revenue or price is less than your average cost and average variable cost, तो firms will incur losses. Clear? समझ आया? इतना वाला पॉइंट समझ आया? So all the firms in a counter market earn zero economic profit. Clear? Take a screenshot of this one. एक बार इसका भी ग्राफ देख लेते हैं, बिकॉज अभी हमने पिछले वाली क्लास में भी देखा था. अगेन अगर ये मेरा मिनिमम पॉइंट है तो ये अगर हमारा ये देखो तो ये वाला अगेन क्या हो रहा है, मेरे लिए लॉस हो रहा है. बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे कि आपका जो रेवेन्यू है या प्राइस की अगर हम बात करें, ये हमारा एक तरीके से कम हो रहा है एज कम्पेयर टू द मार्जिनल कॉस्ट. क्लियर? या अगर हम एवरेज कॉस्ट की हम बात करते हैं, सो इफ द प्राइस बिकम लेस देन द मिनिमम ऑफ द एवरेज कॉस्ट, then they will stop production to avoid losses. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में फिर भी आप कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मेरा एवरेज कॉस्ट से भी कम है then I'll have to stop it. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी ने इसका देख लिया. तो इट डजेंट मैटर कि वो शॉर्ट रन है कि लॉन्ग रन है, अगर आपका प्राइस कम है दोनों से तो ऑफकोर्स आप लॉसेस इनकर करने वाले ही हो. और लॉन्ग रन में आपके पास बेसिकली एक चॉइस भी रहता है कि आप लीव भी कर सकते हो मार्केट को, है ना. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे सभी.
व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन द शॉर्ट रन। तो आपसे पूछ रहे हैं शॉर्ट रन में, यानी शॉर्ट रन में से वेरिएबल फैक्टर्स को मैं चेंज कर सकती हूँ, फिक्स फैक्टर्स को तो चेंज कर नहीं सकती सप्लाई बढ़ाने के लिए, राइट। सो द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल शॉर्ट कर्व इज कंसिडर्ड द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन। द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म इन द शॉर्ट रन इज कंपैरेटिवली लेस इलास्टिक एज कैन नॉट बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द डिमांड फॉर गुड्स। तो ऑफकोर्स अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा बिकॉज मेरा सप्लाई का कर्व वैसे ही रहता है, लेकिन लेस इलास्टिक रहेगा, मतलब इतना जल्दी चेंज नहीं हो पाएगा। अगर अभी आप एकदम से मुझे कल बोलोगे कि मुझे 100 कंप्यूटर्स चाहिए, तो एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी ना। अगर मेरे पास सप्लाई नहीं है, मेरे पास वेयर हाउस में स्टोरेज नहीं है कि मैंने 100 कंप्यूटर्स रखे हों, सो सप्लाई बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए रहता है। तो एकदम वेरिएबल कॉस्ट को बढ़ा के आप नहीं बढ़ा सकते, उसमें भी टाइम लगता है ना। सो दैट इज वाई कंपैरेटिवली क्या होता है स्टूडेंट्स, लेस इलास्टिक होता है। सो द सप्लाई कर्व इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द एडिशन ऑफ द अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, है ना। ये जो हम मार्जिनल कॉस्ट बनाते हैं उसके अपवर्ड को भी हम कई बार सप्लाई कर्व की तरह ले लेते हैं। क्लियर। सो हमारा जो सप्लाई कर्व रहेगा वो कुछ इस तरीके से ही रहने वाला है, ठीक है। अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा लेकिन लेस इलास्टिक रहेगा। यू हैव टू रिमेंबर इट विल बी अपवर्ड स्लोपिंग बट लेस इलास्टिक इन नेचर। डन। सो लेट्स सी अ क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वन, क्योंकि अभी मैंने अब आपको बताया कि जो मार्जिनल कॉस्ट की अपवर्ड जा रहा है एक तरीके से मेरा सप्लाई ही है। जैसे जैसे मेरा आउटपुट बढ़ता है मेरा सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग रहता है और लेस इलास्टिक रहता है, ठीक है। सो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व इन शॉर्ट रन एंड द डायग्राम इंडिकेट्स द अपवर्ड स्लोपिंग पार्ट ऑफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इज कंसीडर्ड द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन। ये जो एमसी का जो मेरा कर्व बन रहा है ना, तो ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसी को हम लोग एस बोलते हैं, दैट इज योर सप्लाई कर्व, ठीक है। समझ आया? क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव व्हाट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म इन अ लॉन्ग रन। तो अभी मैंने शॉर्ट रन की बात करी, तो हमें लॉन्ग रन की भी बात करनी है। सो इन द लॉन्ग रन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द डिमांड, है ना। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर मेरे पास ज़्यादा समय है तो अकॉर्डिंगली मैं चेंजेस कर सकती हूँ, शॉर्ट रन में दिक्कत आती है, ठीक है। सो द शेप ऑफ द सप्लाई कर्व इन द लॉन्ग रन हमारा ज़्यादा इलास्टिक रहेगा, शेप तो बदलेगा नहीं। पहले भी अगर हम एमसी कर्व की बात कर रहे हैं, एमसी कर्व की ही हम बात करेंगे, तो ये हमारा ज़्यादा इलास्टिक नहीं रहेगा, मतलब लेस इलास्टिक था उसके इसमें यहाँ पे मोर इलास्टिक रहेगा, बिकॉज आप चेंजेस कर सकते हो। क्यों? बिकॉज आपके पास ज़्यादा टाइम है। क्लियर। So it's elastic as indicated in the diagram. The supply curve is upward sloping with an addition of the rising long run marginal cost curve. तो हमें क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा अभी तक, अगर हम इसका रिवीजन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि अगर हमने बात करा था प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की, मैं प्राइस की जब बात करती हूँ, अगर जो मेरा प्राइस है, ठीक है, कम है, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट हो, दोनों ही सिचुएशन में मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे लॉस होने वाला ही है, ठीक है। पहला सिनेरियो मेरा ये हो गया, ये सीखा हमने। बाकी हमने सीखा कि सप्लाई कर्व क्या होगा, सप्लाई कर्व का क्या होगा स्टूडेंट्स, कि सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में क्या होगा, वो लेस इलास्टिक रहेगा लेकिन अपवर्ड स्लोपिंग ही रहेगा, ठीक है। सिमिलरली लॉन्ग रन में क्या होगा, सप्लाई कर्व अगेन अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा लेकिन मोर इलास्टिक रहेगा, बिकॉज लॉन्ग ड्यूरेशन में वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स जल्दी से। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ आया सभी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? आगे बढ़े चलें? ओके। हाँ, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि हम ये मान के चलते हैं, यहाँ पे बना देती हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला जो पोर्शन रहता है अपवर्ड स्लोपिंग, यही क्या रहता है मेरे पास, सप्लाई कर्व,
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी जल्दी से. क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. ठीक है, ओके. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट भाई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे सभी. हाउ डज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. तो सप्लाई कर्व की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तो क्या ये होगा मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व या शिफ्ट होगा, ये बताओ मुझे. क्या होगा, क्या ये मूवमेंट होगा या शिफ्ट होगा? मूवमेंट होगा या शिफ्ट होगा, जल्दी बताओ मुझे. देखो, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व का मतलब होता है जो भी चेंजेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस. ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस. लेकिन जब मैं बात करती हूँ शिफ्ट की, शिफ्ट क्यों होता है? शिफ्ट बेसिकली मेरा क्यों होगा स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर अदर फैक्टर्स. तो टेक्नोलॉजिकल किस में आता है? ऑफ कोर्स अगर हम बात करते हैं सप्लाई कर्व का यही है कि एक पॉजिटिव फंक्शन की इसमें अगर हम बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज इफ द टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू द फर्म अप्रिशिएट्स मोर अमाउंट ऑफ आउटपुट कैन बी जनरेटेड बाय द फर्म विद द गिवन लेवल्स ऑफ कैपिटल एंड लेबर. है ना, अगर मैं खुद से भैया एक लाइन लिख के लिखूँ तो कितना टाइम लगेगा? वहीं पे मैं टाइप करके तुरंत प्रिंट निकालूंगी, 100 प्रिंट निकाल आएंगे, जब तक मैं 10 ही पेज लिख पाऊंगी. तो आपको पता है कि अगर मेरे पास बेटर मशीनरी हो, बेटर टूल्स हो, बेटर टेक्नोलॉजी हो, तो मेरा काम जल्दी होगा, कम समय में हो जाएगा और इफेक्टिवली भी होगा. सो दैट इज़ वाई वी कैन से दैट कि अगर मेरा फर्म का टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा. right? So due to such innovations or technological advancements, the firm will experience lower cost of production. तो अगर मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, मैं कम दाम में सामान बना सकती हूँ, तो क्या होगा, जो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या रहता है, किसी चीज़ को बनाने का जो खर्चा रहता है वो भी तो कम होगा ना, बिकॉज ऑफकोर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है लेकिन उसके बाद आपका लिए इजी हो जाता है. तो क्या हो जाता है, मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेरा कम हो जाता है. अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है ना. मैंने आपको चेन रिएक्शन में सब बताया था कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, आराम से मैं लिख देती हूँ, है ना, कि अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है ना, तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि मेरा प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता है. और जब भी मेरा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ता है तो मतलब मेरा सप्लाई भी तो बढ़ना चाहिए ना. अगर मेरा प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ रहा है तो मेरा सप्लाई का भी तो मार्जिन बढ़ना चाहिए. सो क्या होगा, एक तरीके से राइटवर्ड शिफ्ट होगा इन योर कर्व. अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, ऑफ अ फर्म की बात कर रहे हैं, यूजली हम इसका बनाते हैं, है ना. लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि हमने ये वाले पॉइंट पे आपको बताया था कि जो मार्जिनल कॉस्ट का ये वाला जो कर्व रहता है ना, ये वाला जो पोर्शन रहता है जो अपवर्ड स्लोपिंग में जाता है, इसको हम लोग सप्लाई कर्व भी बोलते हैं, राइट. So we can say that this will further lead to rightward shift of the firm's supply curve. Thus, due to the appreciation and advancement of production techniques, the firm will produce more output and thus हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा rightward shift हमें देखने को मिलेगा. Because अभी मैंने आपको बताया था कि हमने बताया था कि एक तो होता है मेरे पास movement along the supply curve and same होता है मेरे पास shift. मूवमेंट कब होता है, जब खुद के प्राइजेस की वजह से चेंजेस हो रहा है, और शिफ्ट कब होता है, जब दूसरे की वजह से चेंजेस आ रहे हैं. तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है. सो दैट इज वाई हमें क्या देखने को मिलेगा, राइटवर्ड शिफ्ट मिलेगा. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन स्टूडेंट्स जल्दी से. डन, ओके. क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे पास. हाउ डज द इम्पोजिशन ऑफ अ यूनिट टैक्स अफेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. अच्छा, एक बार ना मैं आपको एक ग्राफ बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना. हमें पता है कि सप्लाई कर्व मेरा ऐसा होता है, तो अगर शिफ्ट हो रहा है मतलब इस तरफ जाएगा, है ना, तो सप्लाई कर्व हमारा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है. लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्या होता है कि अगर ये मेरा सप्लाई कर्व है तो पीछे की तरफ आ गया, सो दैट इज योर डिक्रीज इन सप्लाई, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं पहले. So how does the imposition of unit tax affect the supply curve of firm? Again ये दूसरी चीज़ है, फर्म की खुद की प्राइस की तो बात नहीं हो रही, यानी शिफ्ट की बात हो रही है,
है ना। शिफ्ट क्या होगा, या तो राइटवर्ड होगा अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो लेफ्टवर्ड हो जाएगा, ठीक है। So a unit tax is a tax imposed on the per unit of the item sold and imposition of a unit tax increases the cost of production। अब देखो फिर से चेन रिएक्शन हमें समझना है कि जब भी अगर मेरा टैक्स बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहा है मतलब एक तरीके से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, और अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो कोई भी सेलर अपना सामान नहीं बेचेगा। सो दैट इज वाई सप्लाई क्या हो जाएगा, वो भी हम कम करना चाहेंगे बिकॉज मेरे लिए अभी इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। तो इस तरीके से एक चेन रिएक्शन फॉलो होता है। सो दैट इज वाई व्हाट विल हैपन, दिस फाइनली रेजेस द मार्जिनल कॉस्ट, राइज इन द मार्जिनल कॉस्ट लीड्स टू अ डिक्लाइन इन द सप्लाई कॉजिंग अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। क्यों, बिकॉज अगर मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो अगर मुझे ये ग्राफ गिवन है, ये मेरा अगर S था तो ये शिफ्ट होके मेरा S1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मान के चलना है, क्लियर। क्यों, बिकॉज लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्यों होगा, बिकॉज मेरा एक तरीके से डिक्रीज हो रहा है ना, नेगेटिव उसमें जा रहा है। क्यों, बिकॉज अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो मेरे लिए प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर प्रॉफिट कम हो गया तो सेलर ऐसी चीज को बनाना कभी नहीं चाहेगा, क्लियर। सो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स क्रिएट्स एडिशनल बर्डन ऑन द राइस, बर्डन हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, उसकी वजह से क्या हो जाता है, राइस हो जाता है भैया मेरा कॉस्ट, और वो किसी को भी पसंद नहीं आता है सेलर को, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ये टैक्स लिखा है, ठीक है, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके, sometimes producers increases the price of goods and services to reduce the burden of taxes. A rise in the price again causes a decline in the demand. A decline in demand reduces the supply. Thus, the imposition of unit tax is likely to decrease the supply, causing a leftward shift in the supply curve, जो भी मैंने आपको बताया। Question number 16 देखते हैं सभी। How does an increase in the price of an input affect the supply curve of a firm? अब increase in the price of input, again प्राइस ऑफ इनपुट का मतलब क्या है, इनपुट जैसे कि हो गया रॉ मटेरियल्स, मतलब फिर से आप महंगाई की बात कर रहे हो कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है भाई, बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब मेरा प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट कम हो गया मतलब सप्लाई हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें भाई प्रॉफिट कमाना पसंद है, सप्लाई कराना हमें नहीं पसंद है। तो प्रॉफिट कम हो गया तो सप्लाई भी हमारा कम हो जाएगा। तो अगेन कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं शिफ्ट की बात हो रही है, क्लियर। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि अगर मेरा प्राइस ऑफ एन इनपुट इंक्रीज होता है तो अगेन मेरा क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, बिकॉज क्योंकि मेरा सप्लाई यहाँ पे कम हो रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे मुझे एक तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन, एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं एक बार, इसको तो कर लिया था ना हमने, हाँ। सो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एन इनपुट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इन टर्न इंक्रीजेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म। इसकी वजह से क्या होगा, इफ द कॉस्ट विल इंक्रीज, इसकी वजह से हम लोग का जो सप्लाई कर्व होगा उसमें हमें लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिलने वाला है। देयरफॉर एन इंक्रीज इन द इनपुट प्राइस नेगेटिवली अफेक्ट्स द सप्लाई ऑफ अ फर्म, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। डन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे सभी। हाउ डज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इन अ मार्केट अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ अ कर्व। देखो अगर आपको पता है कि मेरा नंबर ऑफ फर्म ज़्यादा हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं अबेंडेंस ऑफ स्टॉक हो जाएगा। ज़्यादा स्टॉक अगर अबेंडेंस है तो लोगों के पास क्लोज सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोनों पर्सपेक्टिव से सोचे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी और कहीं ना कहीं लॉस भी है ना। तो इसको एक बार गो थ्रू करते हैं स्टूडेंट्स। सो द मार्केट सप्लाई कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समीशन ऑफ ऑल द सप्लाई कर्व्स ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म in the market. If the number of firms will increase, then the supply curve will also increase. क्यों? बिकॉज मेरे पास ज़्यादा सप्लाई बढ़ गया है, नंबर ऑफ फर्म्स मेरे पास ज़्यादा आ गया तो ज़्यादा मेरे पास सामान आएगा। ऑफकोर्स जो कस्टमर्स हैं उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे, लेकिन अगर हमसे सप्लाई की बात करते हैं तो वो तो मेरे पास ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। सो देयर विल बी मोर नंबर ऑफ फर्म्स हु विल सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो देयर विल बी अ राइटवर्ड शिफ्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे सभी। व्हाट डज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मीन एंड हाउ डू वी मेजर इट।
तो जैसे कि आपको पता है इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि बेसिकली आप लोग एक चेंज पता लगाना चाह रहे हो कि जब डिफरेंट फैक्टर्स किसी चीज़ पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऑफ सप्लाई की बात कर रही हूँ, जो डिफरेंट हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े, फैक्टर्स पढ़े हैं जो सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं, किस डिग्री से इम्पैक्ट करते हैं, उसको हमें स्टडी करना रहता है। तो जब मैं प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूँ तो मतलब प्राइस की वजह से जो सप्लाई में चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करना। सो दैट इज वाई इसका फॉर्मूला भी हमारा ऐसा होता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा क्या हो जाता है, दिस इज द फॉर्मूला, है ना। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये भी हमने मेथड पढ़ा है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में, जिसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। डन। So price elasticity of supply is defined as the degree of responsiveness of quantity supplied with respect to the change in the price of a good। इसको इस तरीके से लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया और साथ में ये वाला भी आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। राइट, क्लियर, समझ आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, पक्का। आगे बढ़ें, चलो। सो यू हैव सीन ऑल दीज थिंग्स, जिसमें अगर हम बात करते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये हमारा पूरा फॉर्मूला रहता है और उसके ये सारी चीज़ें आपके लिए लिखी हुई हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि भाई कैसे लिखना है। एक तरीका समझ में आ जाता है कि हमें लिखने कैसे आंसर्स, है ना। क्लियर, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि मुझे आंसर सारे पता है लेकिन लिखने का तरीका मेरा इतना अच्छा नहीं रहता, तो जिसने आंसर नहीं भी आता लेकिन उसने लिखा अच्छे से तो उसको ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, और आपने सही भी लिखा है लेकिन लिखा अच्छे से नहीं है इसलिए आपको नंबर नहीं मिलते। तो प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो द की, राइट। तो स्टूडेंट्स विद दिस वी फिनिश दिस पार्ट। सो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। बहुत सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिले जहाँ पे सिर्फ एक एक वर्डिंग चेंज कर दी और आपको फिर कंक्लूजन निकालना है। सो होपफुली आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी मदद करूँगी। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू विथ क्वालिटी कंटेंट। अगर हम बात करें स्टूडेंट सीबीएसई की, हम कवर करते हैं क्लासेस किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं क्लासेस आप सभी के लिए 6 से लेकर क्लास 12 तक। सीबीएसई के अलावा जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का भी कोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे आपको फॉलो करना है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हो और व्हाट्सअप, ताकि कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे और रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें कि क्या चेंज होने वाला है। बिकॉज अब एग्जामिनेशन टाइम आने वाला है तो बिल्कुल हमें अपडेटेड रहना है कि भाई कब क्या आ जाए, कौन सा सर्कुलर आ जाए, कोई नई क्लास आ जाए। सो यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप लोग अवेयर हो चीज़ों को लेके। अब हमें पढ़ाई करनी है अच्छे से एंड कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स स्पेशली, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मेरे साथ टिल एंड, जब तक भाई ये साल हमारा कंप्लीट नहीं होता, हमारा ये सेशन कंप्लीट नहीं होता। यू हैव टू बी देयर विद मी एंड कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग टिल देन। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।